Welcome to the fourth edition of the Ruthless Aggression Era, the next big thing. Now in case अगर आपने इस सीरीज के पिछले 3 एपिसोड्स नहीं देखे तो कोई बात नहीं, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हो। और इस वीडियो का टारगेट भी पिछले वीडियोस की तरह रहने वाला है, यानी कि पूरे 2500 लाइक्स का। आई होप कि वो पूरा होगा। और अगर तुमने टारगेट पूरा नहीं किया तो तुम ब्रॉक लेसनर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, एंड मैं नहीं चाहता कि तुम ब्रॉक लेसनर को डिसरिस्पेक्ट करो। सो लेट्स बिगिन। ना ब्रॉक लेसनर इज अ गाय जो कि रेसलिंग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, या ये कह लीजिए जब वो अपने मिडिल स्कूल में थे, अपने हाई स्कूल में थे, अपने कॉलेज में थे, वो तभी से रेसलिंग कर रहे हैं एंड वहाँ पर वो बेस्ट थे। इनफैक्ट उन्होंने NCAA चैंपियनशिप भी जीत रखी है, जो कि हमें दिखाता है कि वो किस तरह से रेसलिंग के मामले में बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे। एंड जब वो कॉलेज में अपने मैचेस दे रहे थे तो WWE की नज़र इस यंग ब्रॉक लेसनर पर पड़ी एंड उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये हमारा एक फ्रेश स्टार बन सकता है जो कि इस कंपनी को चाहिए। बिकॉज उस टाइम पर WWE को सही में नए स्टार्स की ज़रूरत थी। WWE को पता था कि जो इस समय उनके पास टॉप स्टार है वो आज नहीं तो कल चले जाने वाले हैं। एंड कोई सा भी पीरियड हो, चाहे कोई जाने वाला हो या ना जाने वाला हो, लेकिन टॉप स्टार्स की जरूरत हमेशा होती है। जिसके चलते ब्रॉक लेसनर को लाया गया ओहायो वैली रेसलिंग में, जहां पर उन्हें पहले एक टेस्ट दिया कि एक्चुअली में होना क्या वाला है अगर वो मेन रोस्टर में जाते हैं। तो ओहायो वैली रेसलिंग में जाकर पता चला कि वो किस तरह से फिजिकली केपेबल है हर चीज़ वो करने की, जो कि कई लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जैसा ब्रॉक लेसनर का साइज है, कई लोगों को लगता होगा कि वो सिर्फ खड़े होकर लड़ने वाले हैं। व्हेन इट कम्स टू एथलेटिज्म, आई थिंक कोई भी ब्रॉक लेसनर को उस समय पर टच नहीं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, इस साइज के साथ कोई भी शूटिंग प्रेस करने का सोच भी नहीं सकता, बट ब्रॉक लेसनर वाज डूइंग दैट बिकॉज ही न्यू कि अगर वो यहाँ पर इम्प्रेस कर देंगे तो उनका मेन रोस्टर का टिकट पक्का है। इनफैक्ट ब्रॉक लेसनर को बहुत जल्दी पता चल गया था ओहायो वैली रेसलिंग में रहते हुए कि उनकी वैल्यू क्या है, वो किस तरह से टॉप स्टार बनने के लायक है। ही इज अ फ्यूचर बॉक्स ऑफिस। तो उन्होंने मेन रोस्टर में जाने की डिमांड करी। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया कि या तो मुझे मेन रोस्टर में डालो और किस माय एस। सो यस, ब्रॉक लेसनर को मेन रोस्टर में डाला गया। ब्रॉक लेसनर डार्क मैचेस में लड़ने लगे। डार्क मैचेस वो जो कि टेलीविजन पर टेलीकास्ट नहीं होते, स्टोरी लाइन से कोई मतलब नहीं होता। बेसिकली वो सुपरस्टार का टैलेंट देखने के लिए वो मैचेस कराते हैं कि जब उस अरीना में मैच हो रहा है तो वो चोक तो नहीं करेंगे, कैसी परफॉर्मेंस देंगे। तो वहाँ पर ब्रॉक लेसनर काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो बैक स्टेज में प्रोड्यूसर्स थे या फिर वेटरन्स थे, उनकी तरफ से ब्रॉक लेसनर के लिए बैड एडवाइस आ रही थी। पॉल हेमन ने बताया कि इस तरह से जो पुराने सुपरस्टार्स थे वो ब्रॉक लेसनर को गलत एडवाइस दे रहे थे। एंड पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर के अंदर कुछ स्पेशल देख लिया था। उन्हें पता था कि वो नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाले, इसीलिए उन्होंने कुछ अलग एडवाइस दी ब्रॉक लेसनर को। एंड उन्होंने विंस को बताया कि एक बार ब्रॉक लेसनर का मैच देखो। एंड जब विंस मैकमैन ने देखा एंड उन्हें पसंद आया एंड उन्होंने डिसाइड किया कि मेन रोस्टर में जब वो ब्रॉक लेसनर को लाएंगे तो वो पॉल हेमन के साथ अलाइन करेंगे। मॉन्ट्रियल कनाडा में हो रही मंडे नाइट रॉ 18 मार्च 2002 के एक मैच के दौरान डेब्यू हुआ ब्रॉक लेसनर का। द हॉटेस्ट फ्री एजेंट फाइनली ब्रॉक लेसनर अराइव होते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते सुपरस्टार्स को। एंड उस एग्जैक्ट मोमेंट पर क्रिएटिव टीम और सभी को पता चल जाता है ही इज वन ऑफ दोज टॉप 3 गाइज जिनकी कंपनी को जरूरत है। एंड ब्रॉक लेसनर की परफॉर्मेंस से पता चल रहा था कि ऐसा सुपरस्टार अब तक कंपनी ने नहीं देखा है। एंड सिर्फ ब्रॉक लेसनर ही नहीं, उन्होंने जो उनके साथ पॉल हेमन को जोड़ा, दैट कॉम्बिनेशन वाज डेडली एंड दैट कॉम्बिनेशन वाज वर्किंग बिकॉज ब्रॉक लेसनर के पास वो चीज़ें थी जो कि एक फाइटर के पास होनी चाहिए थी। वो जाकर तहस नहस करते थे, लड़ाई करते थे, जो भी तुम बोलोगे उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। और बात आती है माइक की, कि माइक से अगर किसी को डिस्ट्रॉय करना है तो वो पॉल हेमन कर रहे थे। तो ये कॉम्बिनेशन एट द एंड बहुत इफेक्टिव हो रहा था। एंड उससे भी बड़ी बात, पॉल हेमन को ब्रॉक लेसनर पर पर्सनली बहुत भरोसा था। उन्हें पता था दैट ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। तेईस जून 2002 का टाइम आया जब उन्होंने किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट जीता। चंद महीने बीते थे कि उन्होंने डेब्यू किया था एंड उन कुछ महीनों के बाद ही वो किंग ऑफ द रिंग भी जीत चुके थे। ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर लैडर चढ़ नहीं रहे हैं बल्कि लैडर पर जंप मार रहे हैं।
एंड वो इतनी तेज तेज जंप मार रहे थे कि थोड़े ही देर के बाद वो हल्क होगन के साथ लड़ने चले गए स्मैकडाउन में। एंड अगर वो वहां पर जीत जाते यानी कि हल्क होगन को हरा देते तो ऑब्वियसली टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए तो जाते ही, बट वो ब्रॉक लेसनर को स्टैब्लिश कर देते एज ए टॉप गाय एंड एज ए मेन इवेंटर। And that's what that match did. Brock Lesnar versus Hulk Hogan, मनी मेकिंग मैच स्मैकडाउन में देखने को मिला। बट इस मैच के दौरान ब्रॉक लेसनर ने जिस तरह से डिस्ट्रॉय किया हल्क होगन को, जिस तरह से स्क्वीज किया है, उसके बाद सभी को भरोसा हो गया कि ब्रॉक लेसनर को अभी चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। बैक स्टेज में पॉलिटिक्स अभी भी जारी थी। कईयों का मानना था कि वो अभी भी रेडी नहीं है क्योंकि वो अभी काफी यंग एज में है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो प्रॉब्लम थी वो ये कि अगर वो अभी रेडी नहीं है तो फिर कब, और साथ ही साथ अगर वो रेडी नहीं है तो फिर कौन रेडी है, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी टॉप स्टार बनने के लिए एज सच सामने नहीं आ पा रहा था। एंड फाइनली द रॉक वर्सेस ब्रॉक लेसनर की राइवलरी केम, जिसने ब्रॉक लेसनर के लिए सब कुछ चेंज कर दिया। समर स्लैम 2002 मनी मेकिंग मैच, WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच, द रॉक वर्सेस ब्रॉक लेसनर। एंड ये ऐसा मैच या फिर ऐसा पेपर व्यू रहा जो कि सालों साल तक याद रखा जाएगा। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड दैट वाज कंप्लीटली स्टैग्ड, बट जो कि एंडिंग में हुआ कंप्लीटली मेमोरेबल। इवन दो द रॉक फैन फेवरेट थे, बट उस मैच के दौरान everyone shifted to ब्रॉक लेसनर। हर कोई चाहता था कि ब्रॉक लेसनर मैच जीते, हर कोई चैंट कर रहा था ब्रॉक लेसनर के लिए। जब जब द रॉक मूव मार रहे थे फैंस बू कर रहे थे, जिसके चलते ब्रॉक लेसनर ने F5 मारी द रॉक पर एंड जीत ली अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एंड बन गए यंगेस्ट WWE चैंपियन इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। ब्रॉक लेसनर अनस्टॉपेबल दिखाई दे रहे थे। ही बिकेम द टॉप गाय बिकॉज ऑब्वियसली द रॉक शिफ्ट कर रहे थे हॉलीवुड के लिए एंड देयर वाज नोबॉडी हु कैन टच हिम। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ब्रॉक लेसनर बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हराते गए। 2 महीने बाद उन्होंने अंडरटेकर को हराया, वो भी हेल इन अ सेल के अंदर, जो कि अंडरटेकर का ही बैटल ग्राउंड माना जाता है। उसके 1 महीने बाद सर्वाइवर सीरीज में वो बिग शो को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, बट उस सर्वाइवर सीरीज में हमने कुछ स्पेशल देखा, कुछ अलग देखा, जिसमें पॉल हेमन ने धोखा दे दिया ब्रॉक लेसनर को। अल्टीमेटली बिग शो को हेल्प करी WWE चैंपियनशिप जीतने में एंड बिग शो के बन गए पॉल हेमन मैनेजर। एंड वहां से शुरू हुआ ब्रॉक लेसनर का सोलो सीजन, यानी कि अकेले। अभी फैंस को ये देखना था कि पॉल हेमन के बिना ब्रॉक लेसनर क्या कर सकते हैं। एंड जैसे ये क्वेश्चन उठ रहा था 2003 की रॉयल रंबल आई एंड आते ही रॉयल रंबल भी जीत ली। एंड रॉयल रंबल जीत ली, इसका मतलब वो रेसलमेनिया में जा रहे थे। एंड रेसलमेनिया के लिए ऐसा मैच तय हुआ जो कि पता था कि एक ना एक दिन आएगा उन 2 सुपरस्टार्स के बीच जिनका बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम है, एंड वो थे कर्ट एंगल एंड ब्रॉक लेसनर। इस राइवलरी में ब्रॉक लेसनर NCAA चैंपियन एंड कर्ट एंगल जो कि गोल्ड मेडल भी ले चुके हैं रेसलिंग के लिए ओलंपिक्स के अंदर। प्रीटी मच दोनों को पता था कि एक ना एक दिन जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो वो रेसलमेनिया वर्दी मैच होगा। कोइंसिडेंटली वो रेसलमेनिया 19 का मेन इवेंट बना एंड उस मेन इवेंट से सबको रियलाइज हुआ कि ब्रॉक लेसनर अगले 10 साल तक भी मेन इवेंट करेंगे तो भी शायद किसी को शॉक नहीं लगने वाला। एंड उस मैच को और भी मेमोरेबल बनाने के लिए ब्रॉक लेसनर ने डिसाइड किया कि वो शूटिंग स्टार प्रेस मारेंगे, क्योंकि वो जो शूटिंग स्टार प्रेस मार रहे थे वो कई लोगों को पता था, लेकिन अगर उन्हें सबको बताना था और आने वाली जनरेशन्स को बताना था कि वो उस साइज में शूटिंग स्टार्स प्रेस मार रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो रेसलमेनिया जैसी ग्रैंड स्टेज पर ट्राई करेंगे। हाउएवर जब उन्होंने ट्राई किया बॉच हो गया एंड ऐसा लगा कि ब्रॉक लेसनर की गर्दन टूट गई। जिसके बाद जैसे तैसे ब्रॉक लेसनर ने मैनेज किया, F5 मारी कर्ट एंगल को, मैच जीता, WWE चैंपियनशिप भी जीती। और पॉल हेमन ने बताया कि ये उन कुछ बैड एडवाइस में से थी जो कि ब्रॉक लेसनर को मिली थी, जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर का करियर खत्म होते होते रह गया। बट थैंकफुली ब्रॉक लेसनर को एज सच कुछ उतना बड़ा होल्ड बैक मिला नहीं इस इंजरी से। छोटी मोटी इंजरी आई जो कि रेसलर की जिंदगी में चलती रहती है एंड एट द एंड ही इज ऑन द टॉप अगेन। धीरे धीरे WWE का शेड्यूल ब्रॉक लेसनर को हर्ट करने लगा, क्योंकि WWE का शेड्यूल बहुत इजी नहीं होता है। ये कोई जॉक नहीं है कि कोई भी रेसलर आकर WWE का शेड्यूल प्रेफर करेगा, क्योंकि 365 दिन में से आपको 200 से ज़्यादा मैचेस लड़ने होते हैं। एंड ब्रॉक लेसनर उस समय मेन इवेंट सीन में थे।
एंड ब्रॉक लेसनर एक ऐसे बंदे जो कि काफ़ी प्राइवेट पर्सन है, उन्हें ट्रैवल करना पसंद नहीं है, उन्हें लोगों से मिलना पसंद नहीं है, बेसिकली वो बिजनेस करना जानते हैं। अगर वो मैच दे रहे हैं तो मैच करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो पार्टीज़ में जाएंगे या फिर लोगों से बातचीत करेंगे मूवीज़ के बारे में, कुछ भी। वो मैच देने के बाद सीधा अपने घर। एंड वो कितने प्राइवेट पर्सन थे इसका पता तो इसी बात से चल जाता है कि उन्होंने अपने लिए खुद के लिए एक प्लेन खरीद लिया था और खुद के लिए पायलट रखा था, जिससे कि उन्हें एयरपोर्ट तक ना जाना पड़े, लोगों से ना मिलना पड़े, बस वो अपने पायलट को बोले और वो जहां बोले वहां पर उड़ा के ले चले। एंड धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, ब्रॉक लेसनर को अपने अंदर एक बात चुभने लगी कि उन्हें ये क्यों करना पड़ रहा है। एंड फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये चीज़ अब तब तक करेंगे जब तक वो इस चीज़ में अपनी छोटी मोटी खुशियाँ ढूंढ पा रहे हैं। जैसे ही उन्हें लगेगा कि वो उनके फेवर नहीं कर रहा है तो वो इस चीज़ को भी छोड़ देंगे। 2004 के दौरान ऐसा ही टाइम आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कंपनी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। एवरीवन वाज शॉक्ड क्योंकि WWE ने उन्हें इतना कुछ दिया एंड नाउ ब्रॉक लेसनर उन्हें इस तरह से रिपे कर रहे हैं। पर ब्रॉक लेसनर को करना है जो वो करेंगे। ब्रॉक लेसनर का फाइनल मैच आया अगेंस्ट गोल्डबर्ग एट रेसलमेनिया 20। स्पेशल गेस्ट रेफरी थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। एंड ये ऐसा मैच था जो कि इंटरनेट का इफेक्ट पहली बार देखने को मिला था, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट ज़ोरों शोरों से शुरू हो रहा था। एंड पहली बार WWE के लिए इंटरनेट से कोई आई न्यूज़ टेलीविज़न पर इफेक्ट दिखा रही थी, क्योंकि पहले ही रिपोर्ट्स आ गई थी कि ब्रॉक लेसनर एंड गोल्डबर्ग आर लीविंग WWE, जिसके चलते ब्रॉक लेसनर एंड गोल्डबर्ग के इस मैच में किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। चैंट्स लगने लग गई थी बोरिंग की, क्राउड बू कर रहा था, गुड बाय वाला गाना गाया जा रहा था, मिडल फिंगर दिखाई जा रही थी। तो एक ऐसा मैच जो कि मैच ऑफ द नाइट बन सकता था वो बन गया डिजास्टर ऑफ द डेकेड। मिडल फिंगर फ्रॉम द फैंस एंड मिडल फिंगर टू द फैंस। ना ब्रॉक लेसनर उन कुछ बंदों में से जो कि अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पास्ट से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं और कुछ अलग ट्राई करने की सोचते हैं। एंड WWE को कॉन्कर करने के बाद उन्हें कुछ अलग करना था। एंड WWE छोड़ने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो NFL ज्वाइन करेंगे। एंड ऑलरेडी वो फुटबॉल 10 साल से खेले नहीं थे, इसीलिए उन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस करी। एंड मिनेसोटा वाइकिंग्स टीम के लिए उन्होंने कुछ गेम्स भी खेले, लेकिन कुछ दिनों के बाद मिनेसोटा वाइकिंग्स ने ब्रॉक लेसनर को रिलीज कर दिया। देन उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कुछ और ट्राई करेंगे, एंड वो कुछ और था मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। इन शॉर्ट ब्रॉक लेसनर वाज रेडी फॉर UFC एंड वो ब्रॉक लेसनर के लिए पूरी तरह से फिट हो रहा था, क्योंकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स या फिर UFC के लिए आपको 6 महीने 8 महीने की ट्रेनिंग के लिए टाइम मिलता है। आप घर पर रहकर टाइम बिता सकते हो, अपनी फैमिली के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो, एंड देन आपको फिर एक मैच देना होता है, देन आप फिर से 6-8 महीने के लिए प्रैक्टिस पर जा सकते हो। तो क्योंकि ये ब्रॉक लेसनर के फेवर में था, ब्रॉक लेसनर ने इस चीज को भी कॉन्कर किया, वो UFC चैंपियन भी बने। एंड UFC के प्रेसिडेंट डायना वाइट ने ये भी बताया कि काफ़ी रेयर होता है ये देखना WWE से कोई आया सुपरस्टार UFC में आकर हैवीवेट चैंपियनशिप जीते। ब्रॉक लेसनर ने वो किया। ब्रॉक लेसनर इज डिफरेंट पर्सनैलिटी, बट द क्वेश्चन इज कि अब क्या। फाइनली ब्रॉक लेसनर द बीस्ट रिटर्न करते हैं WWE मंडे नाइट रॉ में 2012 के दौरान, जब वो कन्फ्रंट करते हैं जॉन सीना को एंड बाद में उन पर F5 भी देते हैं। बेसिकली जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो ये नाउ इट्स टाइम फॉर द कंक्लूजन ये निकल कर आता है रूथलेस अग्रेशन का जो मेन पॉइंट था कि वो नए स्टार्स क्रिएट करेगी विद गिविंग सम यूनिक एलिमेंट। ब्रॉक लेसनर उस हर बॉक्स को चेक कर रहे थे। ही हैज़ ग्रेट एथलेटिसिज्म, he was giving great matches, he was unique, he was top guy and everybody liked him। नाउ अब आप देखोगे कि ब्रॉक लेसनर का कितना बड़ा इम्पैक्ट था। हालांकि वो रहे सिर्फ 2 साल के लिए, 2002 से 2004 तक, लेकिन जो इम्पैक्ट क्रिएट किया ऐसा लगा पता नहीं वो कितने टाइम तक रहे थे, कितने टाइम तक उन्होंने डोमिनेट किया WWE को। तो वो दिखाता है ब्रॉक लेसनर की एबिलिटीज, ब्रॉक लेसनर की पावर। एंड इन केस यू डोंट नो, पॉल हेमन ने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट था ही 24 महीने का। एंड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ब्रॉक लेसनर जा रहे थे, उन्हें साइन नहीं करना था दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। सो ये वो कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर बाहर नहीं गए हैं,
बस उन्होंने अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, विच इज़ फाइन। अगर उन्हें पसंद नहीं आ रही वो चीज़ जो वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि ब्रॉक लेसनर ने किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही बिकेम अ स्टार नॉट ओनली इन WWE बट आउटसाइड WWE, जब वो MMA में भी गए एंड जब दोबारा से रिटर्न किया। So basically my review is simple, Brock Lesnar is the guy। एंड काफी कम सुपरस्टार होते हैं जो कि WWE से ब्रेक लेने के बाद, वो भी इतना लंबा ब्रेक लेने के बाद जब आए तो उतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। ब्रॉक लेसनर का जो रन था 2002 से 2004 का इम्पैक्टफुल था, लेकिन आई गेस 2012 में जब वो आए एंड उसके बाद जो रन रहा है, आई गेस वो अपने प्राइम ईयर्स में जब थे उससे भी ज़्यादा बढ़िया रन उन्होंने अब दे रहे हैं। बेसिकली ब्रॉक लेसनर इज ग्रोइंग अप एंड अप एंड अप। वो हमेशा अपना गेम अप करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ही हैज़ दैट गुड माइंड इन बिजनेस। सो ये सिर्फ 2 साल में ही इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाना, ये ब्रॉक लेसनर की ही कहानी थी। Anyways, what do you guys think about Brock Lesnar? Obviously I know, क्योंकि हर वीडियो में ब्रॉक लेसनर के बारे में तारीफों के पुल बंधे रहते हैं, बट स्टिल इस बार ब्रॉक लेसनर की तारीफ के पुल बांधने की वीडियो है तो आप आज बांध सकते हो। एंड लाइक का टारगेट फिर से 2500 का होने वाला है। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।